Hello friends, welcome to Manu Law classes. Now friends, in today's video is first of all very important. We are going to see many new terms, new things, new programs of the government, which is very important, and I suggest you to make notes of whatever we are going to discuss today, because जो आज हम discuss करेंगे it is definitely going to help you in your exam, and some of the concept which has been discussed is new concept. कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स कि कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स आते हैं, जैसे कि आज हम पढ़ेंगे लामड़ा के बारे में. ठीक है, ये एक गूगल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड न्यूरल नेटवर्क है. क्या है ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे. आज ये एक्सप्लेनर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. वी विल बी स्टडिंग अबाउट दिस. देन आफ्टर दैट वी विल बी स्टडिंग अबाउट इन्फ्लेशन. नाउ अगेन हमारे पास कल CPI का डेटा आया था, आज WPI का डेटा आ चुका है. सो दैट इज़ वन एडिटोरियल एंड देन दैट इज़ अबाउट द डेटा अबाउट होलसेल प्राइस इंडेक्स. तो इसको हम आज थोड़ा सा डिटेल में करेंगे. ओके, so after that we will be studying one report, and then we will be studying about government's program, new scheme which has been launched for the defense sector. So we will be doing that also. So please be ready with your pen and notebook for taking down the important points. So let's start. The first is the WPI inflation quickens to record 15.9%. Now friends, let me give you some basics. There are two types of inflation index in India which is quite popular. One is CPI, the next one is WPI. CPI जो होता है ये होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. WPI जो होता है ये होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इट मेजर्स द इन्फ्लेशन एट द रिटेल लेवल. ओके, एंड द होलसेल प्राइस इंडेक्स इट मेजर्स द इन्फ्लेशन एट द होलसेल मार्केट. जैसे कि आप मंडी का भाव जो कह सकते हैं इसको, ठीक है, तो ये मंडी का भाव रिफ्लेक्ट करता है. और जो दुकानों का जो रिटेल लेवल, जो कंज्यूमर जहाँ से डायरेक्टली बाई करता है, वहाँ पे क्या प्राइस चल रहा है, दैट इज रिफ्लेक्टेड बाय CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. देन वी हैव टू डिफरेंट एजेंसीज विच रिलीजेस CPI एंड WPI. सो CPI, एज मैनी ऑफ यू मस्ट बी नोइंग, इट इज पब्लिश्ड बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन which comes under the Union Ministry of Statistics and Program Implementation. WPI जो है it is released by Economic Advisor under Ministry of Commerce and Industry. Okay, then next is there is one significant difference between CPI and WPI. WPI जो है it does not measure the inflation in services, it measures inflation only in goods, but CPI it measures inflation both in goods as well as in services. So please make a note of it. अब हम बस यहाँ पे देखिए, नंबर्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि ये हर महीना चेंज होता रहेगा, बट पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है. तो यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं WPI के बारे में. तो WPI का अगर हम देखेंगे तो WPI अप्रैल में 15.1% था. अब मई का जो फिगर आया है इट इज़ 15.9%. अगर हम यहाँ पे देखेंगे, पैटर्न समझने की कोशिश करेंगे अगर हम, तो वी विल फाइंड इट आउट दैट इन्फ्लेशन इज़ वेरी हाई इन फ्यूल एंड पावर, दैट इज़ 40.6%. दैट इज़ टू मच. ओके, नाउ वी ऑलरेडी नो द रीज़न बिहाइंड दिस फ्यूल एंड पावर इन्फ्लेशन. द रीज़न इज़, वी ऑल नो, एक तो कोल शॉर्टेज चल ही रहा है. उसके बाद फ्यूल का दाम क्यों बढ़ा हुआ है? बिकॉज ऑफ राइज इन ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस, बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन क्राइसिस. Okay, so these are some of the reasons that why we are witnessing the very high inflation. Okay, उसके बाद अगर हम फूड इंडेक्स की बात करें, अगर फूड इन्फ्लेशन की हम बात करें, तो ये थोड़ा सा ईज हुआ है. ठीक है, तो फूड इन्फ्लेशन पहले जितना था उससे अब इट इज़ नाउ इट हैज़ ईज टू 8.9%. तो पहले 9.3% था फूड इन्फ्लेशन, नाउ इट इज़ 8.9%. ओके, so food inflation has decreased. So this pattern is very important for us. Now friends, let's again continue with our inflation. अब हमने कल CPI का डेटा पढ़ा था, दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ईज हुआ है. देखिए, WPI बढ़ा है और CPI घटा है. तो CPI कितना घटा है? फ्रॉम 7.79% टू 7.04%. ओके, नाउ अब हम देखते हैं कि इसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं. सो वी विल जस्ट सी. वन इज़ सेंटर्स डिसीजन. मई 21 को, जैसा कि आपको याद होगा कि सेंटर हैज़ रिड्यूस्ड द एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल एंड डीजल. तो
तो पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी घटाया गया था बाय ₹8 एंड ऑन डीजल इट वाज ₹6, सो इट हैड सम कुशन इफेक्ट ऑन लोअरिंग द इन्फ्लेशन। उसके बाद अगर हम इन्फ्लेशन इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कैटेगरी देखेंगे तो इट हैज स्लोड बाय 137 बेसिस पॉइंट टू 9.54%। ओके, सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। द नेक्स्ट इज फूड प्राइसेस। तो जो इन्फ्लेशन जो अभी देखा जा रहा है, कल भी हमने पढ़ा था, तो 50% कॉन्ट्रीब्यूशन इज फूड प्राइसेस। जैसे CPI में सबसे ज़्यादा वेट फूड का ही होता है, क्योंकि कंज्यूमर को सबसे ज़्यादा जो खर्चा होता है वो फूड पे ही होता है। तो फूड प्राइसेस, this is the main driver of retail price inflation in India currently. So it has decreased marginally only by 34 basis point to 7.97%. उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे तो फूड इन्फ्लेशन में भी जैसा कि कल हमने पढ़ा था कि रूरल साइड में ये घटा है, बट अर्बन साइड में बिकॉज ऑफ टोमेटो प्राइसेस एंड पोटैटो प्राइसेस दिस हैज़ इंक्रीज्ड। So if you will just see that the urban consumer food price index, it has quickened to 11 basis point to 8.2%. The next is edible oil. So edible oil थोड़ा सा घटा है, बट ठीक है ना, बहुत ज़्यादा नहीं घटा है, क्योंकि अगर हम एडिबल ऑयल का अगर इन्फ्लेशन देखेंगे it is still very high in at 13.3% because there is supply chain disruption because of Russia-Ukraine crisis. The next is end the war. So this is about the Russia-Ukraine crisis. So friends, बहुत दिन से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक सिटी है, इंडस्ट्रियल सिटी है इन ईस्टर्न यूक्रेन, द नेम इज सेवेरोडोनेट्स्क। सो नाउ रशिया यहाँ पे द बैटल फॉर सेवेरोडोनेट्स्क हैज़ इंटेंसिफाइड। नाउ इट इज़ द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ डॉनबास रीजन। नाउ व्हाट इज़ डॉनबास रीजन? सो डॉनबास रीजन ही जो है वो यूक्रेन का एक रीजन रहा है जो 2014 से जहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है। देयर वाज यूरोमैडन मूवमेंट। आफ्टर दैट द प्रॉब्लम स्टार्टेड इन डॉनबास रीजन। डॉनबास रीजन जो है इट इज़ डोमिनेटेड बाय एथनिक रशियंस। यहाँ का जो पॉपुलेशन है दे आर मेजॉरिटी दे आर एथनिक रशियंस, एंड ओवर हियर सिंस 2014 दिस रीजन इज अंडर द sway ऑफ सेपरेटिस्ट मूवमेंट। नाउ ये जो डॉनबास रीजन है इसके जो की इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं जिसको रशिया इस वक्त टारगेट कर रहा है, एक जो सिटी थी जो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट था मैरियोपोल, विच हैज़ ऑलरेडी फॉलन, एंड नाउ द बैटल हैज़ इंटेंसिफाइड फॉर सेवेरोडोनेट्स्क। नाउ रशिया इट इज़ कंट्रोलिंग अबाउट 80% ऑफ दिस इंडस्ट्रियल सिटी, एंड as we already know that it has taken control of Severodonetsk and Lysychansk. Now what is the significance of taking over of the Severodonetsk region? So if Russia take two critical cities, Severodonetsk and Lysychansk, तो जो entire Luhansk oblast है, oblast क्या होता है? एक ये एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन को, जैसे कि हमारे यहाँ पे हम डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं वैसे वहाँ पे oblast बोलते हैं, इट इज़ अ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। तो if these two cities comes in the hand of Russia, so Russia will have sway on the entire Luhansk region। तो जैसे कि हम डॉनबास रीजन की जो बात कर रहे हैं, तो डॉनबास में दो ओब्लास्ट आते हैं, एक लुहांस्क, दूसरा डोनेट्स्क। ओके, नाउ in the last paragraph we are talking about the strategy, the western strategy जो है related to Russia Ukraine crisis, it is based on two things. First is supplying arms to Ukraine, ठीक है ना, as second is imposing sanction on Russia, economic sanctions on Russia. ओके, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो रशिया जो है इट हैज़ दिस टू स्ट्रेटेजी, ये रशिया को रोकने में अभी तक तो हमें नाकाम दिख रहा है, बिकॉज रशिया जो है इट हैज़ टेकन मोस्ट ऑफ द की सिटी इन ईस्ट एंड साउथ, इट इंक्लूड्स मैरियोपोल, बेरडिनास्क, खैरसन, एंड नाउ इट इज़ सेवेरोडोनेट्स्क। ओके, द नेक्स्ट इज there is a criticism about the weapon and sanction strategy of the West, which has been unsuccessful in stopping this war. So now this article says that it is better that all the countries they make possible that the country Ukraine and Russia they talk and end the war. It means they are suggesting diplomatic approach to stop the war rather than supplying weapons and imposing sanction on Russia. Now friends, we have two editorials related to National Family Health Survey 5.
तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से रिलेटेड हम दो इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। एक तो है माल न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा है हम चाइल्ड मैरिज के बारे में पढ़ेंगे जो आगे के एडिटोरियल में है। एंड नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू सी द पैटर्न, वी आर just going to see the problem also and the solutions therein. Okay, so here if you will just see over here, we will start with the a very important thing. Just read this paragraph. This is very important paragraph for your understanding that how nutrition has impact across the board, that poor nutrition is bad for pregnant women, the child which is born, then also to the economy. Just read this, that poor nutrition among the pregnant women, it affects the nutritional status of the child. ठीक है ना, अगर मान लीजिए कि माँ ही का न्यूट्रिशन पूरा नहीं हो पा रहा है तो जो पेट में बच्चा है उसको भी न्यूट्रिशन मिलेगा नहीं, ठीक है, तो चाइल्ड पे भी असर होता है. सो नाउ व्हाट हैपन्स दैट इफ द चाइल्ड इज बॉर्न, वीक चाइल्ड इज बॉर्न और अंडर नरिश्ड चिल्ड्रंस आर देयर, so they are risk of underperforming in studies and then they will have limited job prospect. अब लिमिटेड जॉब प्रोस्पेक्ट होगा तो ऑब्वियसली इनकम कम होगा, इनकम अगर कम होगा तो फूड एक्सपेंडिचर, न्यूट्रिशन पे एक्सपेंडिचर कम होगा एंड देन देयर विल बी अ विशियस साइकिल. ओके, मीन्स देयर विल बी अ विशियस साइकिल वेयर वी विल सी दैट वर्कफोर्स is affected mentally and physically and they have reduced work capacity. So this is the economic and health impact of malnutrition. Okay, now if we will just see the National Family Health Survey. So the National Family Health Survey 5, it has shown only marginal improvement in nutrition outcomes. Okay, so we will see that children in certain states they are still unnourished. अगर हम यहाँ पे देखेंगे there are certain factors based on which we calculate the impact of malnutrition in any country. These three important factors are stunting, wasting and anemia. Stunting का मतलब होता है कि एज के हिसाब से हाइट ना होना, वेस्टिंग का मतलब होता है कि हाइट के हिसाब से वेट ना होना, और एनीमिया का मतलब होता है लैक ऑफ आयरन. सो इफ यू विल जस्ट सी दैट देयर हैज़ बीन रिडक्शन इन स्टंटिंग रेट्स, ओके, फ्रॉम 35.5% फ्रॉम 38.4 to 35.5%. नाउ इफ यू विल जस्ट सी कि 13 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं हमने जहाँ पे ये इंक्रीजिंग स्टंटिंग देखा है चिल्ड्रंस के बीच में सिंस NFHS 4. तो ये स्टंटिंग कहाँ कहाँ ज़्यादा हो रही है, देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल एंड केरला. सो इफ यू विल जस्ट सी व्हाट इज स्टंटिंग, इट इज डिफाइंड एज लो हाइट फॉर एज, एज के हिसाब से हाइट ना होना. नाउ इफ यू विल जस्ट सी माल न्यूट्रिशन ट्रेंड्स, तो ये दिखा रहा है कि वेस्टिंग, ठीक है ना, it is the most visible and life threatening form of malnutrition and it has risen or has remained stagnant over the year. ठीक है, तो स्टंटिंग हमें दिख रही है कि काफ़ी मार्जिनल डिक्रीज तो हुआ है, ठीक है, बट यहाँ पे किसी किसी स्टेट्स में वो इंक्रीज़ हुआ है, और वेस्टिंग भी बढ़ा है या उतना ही रहा है जितना पहले था. व्हाट इज़ वेस्टिंग? वेस्टिंग इट इज डिफाइंड एज लो वेट फॉर हाइट. The next is anemia, which is defined as the condition in which the number of red blood cells or the hemoglobin concentration is lower than the normal. अब ये दिखाता है कि NFHS 5 के अकॉर्डिंग more than 57% of women in the age group of 15 to 49 years and over 67% children, they suffer from anemia. Okay, now how to improve the scenario? So the first is step up the financing. So the government should step up the financing for certain programs like Saksham Anganwadi and Prime Minister's overarching scheme for holistic nourishment, जिसको हम कहते हैं पोषण 2.0. बट यहाँ पे अगर हम बजट एलोकेशन देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ मार्जिनल इंक्रीज हुआ है. उसके बाद हमें इम्प्लीमेंटेशन पे मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, मतलब हमें यहाँ पे आउटकम पे फोकस करना पड़ेगा. तो यहाँ पे द ऑथर इज सजेस्टिंग दैट देयर इज अ नीड फॉर आउटकम ओरिएंटेड अप्रोच ऑन न्यूट्रिशन प्रोग्राम. मतलब हमें प्रोग्राम का क्या आउटकम हो रहा है, हमारा स्टंटिंग, वेस्टिंग और एनीमिया का प्रोपोर्शन नीचे जा रहा है कि नहीं. वी हैव टू मॉनिटर दैट, ओके, एंड वी हैव टू मॉनिटर दैट ऑन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी बेसिस. अलॉन्ग विद दैट वी हैव टू रेज अवेयरनेस ऑन द इशू, इम्पैक्ट एंड सॉल्यूशंस टू एड्रेस एट द लोकल लेवल. ओके, द नेक्स्ट इट इज सजेस्टिंग इज दैट यहाँ पे हमें एंगेज करना पड़ेगा वल्नरेबल ग्रुप्स को, ठीक है ना, विच इंक्लूड्स एल्डरली, प्रेग्नेंट वुमेन,
with special needs and young children, and we have to contribute last mile delivery of key nutrition services and interventions. Last mile delivery क्या होता है कि अंत तक जिसके पास ये बेनिफिट पहुंचना चाहिए उसके पास ये बेनिफिट पहुंच रहा है कि नहीं, उसको हमें देखना पड़ेगा. दैट्स वाई द ऑथर इज फोकसिंग ऑन द मॉनिटरिंग एट लोकल लेवल. द नेक्स्ट इज यहाँ पे other steps which can help is that to monitor and evaluate program and address systemic issues on the ground. So over here, so the author is suggesting that there should be a multi-stakeholder approach for reducing the impact of anemia, वेस्टिंग एंड स्टंटिंग. मल्टी स्टेक होल्डर का मतलब कि यहाँ पे स्टेट, लोकल लेवल गवर्नमेंट एंड वल्नरेबल ग्रुप्स, देन सिविल सोसाइटी, दे ऑल शुड बी एंगेज टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ माल न्यूट्रिशन इन इंडिया. द सेकेंड इज द वे टू एंड चाइल्ड मैरिज. यहाँ पे द ऑथर इज सजेस्टिंग, इट इज़ वेरी नाइस आर्टिकल एक्चुअली, कि देर आर वेज ऑफ एंडिंग द चाइल्ड मैरिज. ठीक है ना. तो एक होता है कि लॉ के अप्रोच से, लीगल अप्रोच जिसको कहते हैं कि आप एक एक्ट पास कीजिए, ठीक है, और जो चाइल्ड मैरिज का एज है उसको 18 से 21 ईयर्स कर दीजिए. तो रिसेंटली अगर हम देखेंगे तो देर इज़ अ बिल पेंडिंग विद द पार्लियामेंट, दैट इज़ प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021. इट फिक्सेस 21 ईयर्स एज द मैरिजेबल एज फॉर वुमेन. But now this article suggests, it takes data from again the National Family Health Survey 5, and it suggests mere passing the law is not important. It should be backed by education, skill development, okay, which is necessary to end child marriage and also to improve nutritional outcomes among women. Okay, so this is the interrelationship in this suggested in the article. Now the thing is that why child marriage is dangerous. So see, if you will just see, just study the first line. कुछ स्टडीज़ हुए हैं साउथ एशिया में, वो एस्टेब्लिश करते हैं इंटरलिंकेज बिटवीन अर्ली मैरिज एंड एडवर्स हेल्थ एंड एजुकेशनल आउटकम ऑफ वुमेन एंड देयर चिल्ड्रन. ओके, सम ऑफ द इश्यूज विच आर एसोसिएटेड विद अर्ली मैरिजेस. पहली बात तो अर्ली प्रेगनेंसी, ठीक है. उसके बाद लोअर लाइक्लीहुड ऑफ एक्सेसिंग द एंटीनेटल केयर. जब बच्चा पैदा होता है तो जो हेल्थ केयर जो बच्चे माँ को चाहिए और बच्चे को भी चाहिए पैदा होने के बाद, वो सारी चीज़. उसके बाद अगर कम एज है और उसमें प्रेगनेंसी है, सो देयर इज़ अ चांस ऑफ हायर मॉर्टेलिटी ऑफ वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन, सो रिस्क ऑफ maternal morbidity and mortality. The next is poor nutritional status of women and poor nutritional and educational outcomes of children. Okay, but now this article says that इंडिया में अगर हम देखेंगे तो एक तो ये है कि social norms भी हैं which are responsible for child marriage, along with that poverty and women's education. Okay, and then we will see that large proportion of child marriage which is taking place in India is primarily because of poverty and burden of huge cost of dowry associated with delayed marriages. Okay, so if we just look at the data, it says that 25% of women aged 18 to 29 years married before the legal marriageable age of 18 years. This proportion has declined. Okay, if we will just see that the proportion of child marriage, it is higher in urban, it is higher in rural area as compared to urban area. Then there are certain states where the incidence of child marriage is very high, especially West Bengal, followed by Bihar and त्रिपुरा. उसके बाद जहाँ पे कम है ये प्रपोर्शन, वो है गोवा, हिमाचल प्रदेश एंड केरला. इफ़ यू विल जस्ट सी एजुकेशनल आउटकम्स, तो हम देखेंगे कि 39% ऑफ चाइल्ड मैरिजेस जो इंडिया में होती हैं, इट टेक प्लेस अमंग आदिवासीज एंड दलित्स. उसके बाद जो एडवांटेज सोशल ग्रुप्स है वहाँ पे कितना है 17%, और ओबीसीज में बाकी सब जो है वो ओबीसी में है. ओके, नाउ
the next important thing is, now see how poverty is linked to child marriage. So 58% of the child marriage takes place among the poorest wealth groups. Okay, so all this data, it confirms that proportion of child marriage take place among women with less than 12 years of schooling and households that are socially and economically disadvantaged. तो यहाँ पे it links that the data says that educational years of women and child marriage, they are interlinked. कैसे? देखिए, only 4% of the child marriages in India have taken place among women who have completed more than 12 years of education. ठीक है, तो जो जिनका 12 साल से ज़्यादा की स्कूलिंग है, उसमें अगर हम चाइल्ड मैरिज का प्रोपोर्शन देखेंगे तो इट इज़ ओनली 4%. उसके बाद अगर हम हेल्थ की अगर बात करें, ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि वुमेन विद 12 years ऑफ स्कूलिंग मैरिड बिफोर 18 years एंड एट 21 years दे हैव हार्डली एनी डिफरेंस इन अंडरवेट प्रेवलेंस एंड आयरन डेफिशिएंसी हम देखेंगे इट इज़ प्रेवलेंट, ओके, among the women but is marginally higher among the women who have been married before the 18 years. So over here if you will just see that the way forward is has been shown by Bangladesh. जैसे कि हम बांग्लादेश का एग्जाम्पल लेंगे तो बांग्लादेश हैज़ focused on improving the education and skill development of women for lowering the marriageable age among the girls. Okay, the next is the other benefit. So educating women, it is also important for personal freedom, social well-being, and it contributes to human development. The next is from economy. RBI का एक कॉन्फिडेंस सर्वे होता है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे. तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो RBI में का जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे है, ये बताता है कि अभी इंडियन कंज्यूमर्स they are not pessimist about the Indian economy. Now it is like that there is a greater confidence about employment opportunities and income levels, but there is some problem related to high inflation. So pessimism जो है it is speaking again regarding price level and spending. तो jobs को लेके pessimism नहीं है, but price rise को लेके pessimism एक है. The next is Lambda. So if you will just see Lambda, it is the advanced version of, जैसे कि आप Alexa देखते हैं ना, तो ये Alexa का एक ये advanced version है. It is based on artificial intelligence. So if you will just see that Lambda, it is the modern conversational agent enabled with neural network capable of deep learning. Okay. So यहाँ पे हम देखेंगे कि Lambda, it is a non-goal directed chat box that dialogues on various subjects. Now this Lambda, it is based on neural networks. पर यहाँ पे एक फ़र्क होता है. ये न्यूरल नेटवर्क्स क्या होता है? जिस तरीके से हमारा ब्रेन जो है वो न्यूरॉन्स के थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके ऑपरेट करता है, उसी तरीके से ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड लामड़ा है, ओके, इट यूजेस द इंफॉर्मेशन ऑन द वेब, they collect the information, okay, and then they process the information and then they function. ठीक है, in this way this is called as neural network. So over here Lambda के बारे में यहाँ पे है that it is AI based मतलब artificial intelligence based. फाइन. जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे कि फेसबुक का आपने फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर देखा होगा कि विच आइडेंटिफाइज फेसेस इन द फोटोज, ओके, इट कैन रिकॉग्नाइज द वॉइस ऑल्सो, ओके, एंड दैट अलेक्सा वहाँ पे है ही, विच कैन टेक द कमांड फ्रॉम द यूज़र एंड देन इट रिप्लाइज बैक. फाइन. तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसके जनक कौन है? ओके, कहाँ से स्टार्ट होता है पूरा कहानी? तो स्टार्ट फ्रॉम ट्यूरिंग. ओके, सो एक ट्यूरिंग टेस्ट होता है, ओके, टू क्वालिफाई एज एन इंटेलिजेंट. तो ट्यूरिंग एक डिज़ाइनर थे एंड बिल्डर, ही वाज द बिल्डर ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर दैट इज़ एनिग्मा. इसका काम क्या था? टू ब्रेक द जर्मन कोर्स ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. तो यहाँ पे ट्यूरिंग कहते हैं कि अगर कोई भी इंटरोगेटर बैठा है, ओके, और वो मशीन और ह्यूमन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, समझो कि दो रूम्स हैं, ठीक है, एक जगह पे ह्यूमन है, एक जगह पे मशीन है. इंटरोगेटर जो है वो अगर डिस्कर्न नहीं कर पा रहा है, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है कि
कि ह्यूमन का रिप्लाई और मशीन का रिप्लाई कौन सा है, देन दिस मशीन शुड बी कंसिडर्ड एज इंटेलिजेंट. Okay, this is called as Turing test. Fine. Now in today's world we use reverse Turing test, which is called as CAPTCHA, to limit the technology access to humans and keep the bots at bay. Now what is neural network? So a neural network, it is an AI tech that attempts to mimic the web of neurons in the brain to learn and behave like humans. ठीक है. So यहाँ पे मिमिक द वेब ऑफ न्यूरॉन्स. ओके, मिमिक मतलब जैसे ब्रेन हमारा फंक्शन करता है न्यूरॉन्स के बेस पे, वैसे ही जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है थ्रू डीप लर्निंग और थ्रू मशीन लर्निंग, उसको प्रोसेस करके रिप्लाई करना, इसको कहते हैं न्यूरल नेटवर्क. द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज इज अबाउट द अग्निपथ स्कीम. So here the defense minister Shri Rajnath Singh, he has announced the Agnipath scheme for the recruitment of youth in the armed forces for 4 years. ठीक है ना. तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसका देख लीजिए. पहले तो इसमें रिक्रूटमेंट होगा फॉर 90 days. ओके, 46,000 young men and women will be recruited this year, and this will be the only form of recruitment of soldiers into the 3 defense services from now. तो इसको मतलब एक इंटीग्रेट कर दिया गया है इस स्कीम को, कि जितने भी सोल्जर्स अब रिक्रूट होंगे, दे विल बी रिक्रूटेड थ्रू दिस अग्निपथ स्कीम. नाउ जो इसमें रिक्रूट के होंगे उनको हम क्या कहेंगे? वी विल बी कॉलिंग देम अग्निवीर. सो आफ्टर कंप्लीटिंग द 4 year सर्विस दे कैन अप्लाई फॉर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट इन दी armed forces, and they may be given priority over others for various jobs in government departments. Next is the other benefits and eligibility. So eligibility जो है वो है 17.5 से 21, okay, with medical and physical fitness standards in accordance with the norms. Then next is the Agniveers. They will receive annual package of 4.76 lakh in first year to rupees 6.92 lakh in the 4th year. They will also be allowed for risk and hardship and other allowances as applicable. Then under Seva Nidhi package, they will be receiving rupees 11.7 lakh, which includes contribution and interest on completion of their service. The next is new plan to save jumbos from train hits. So here Railway Ministry, it has taken an initiative to save the elephants from the train hits. So there is a data that around 186 elephants, they have been killed in collision with trains in last 10 years. Okay, now if you will see, the latest initiative is to analyze the patterns and propose measures that railways can feasibly implement. So there is a now a way of saving the elephant. So how it will be saved? So there will be creation of underpasses or dedicated elephant passes near the existing lines. Okay, so this type of things are not feasible always. So there are other ways of saving the jumbos from train hits. Now what are the measures which have been put in place by the government for saving the elephants? So प्रोवाइडिंग फेंसिंग एट सिलेक्टेड लोकेशंस, जहाँ से एलिफेंट जो है पास करते हैं. देन इरेक्टिंग साइनेज बोर्ड्स टू वार्न लोकोमोटिव पायलट्स अबाउट आइडेंटिफाइड एलिफेंट कॉरिडोर. जैसे कि लोकोमोटिव जो रेलवे ड्राइवर्स होते हैं उनको पहले से पता चल जाएगा कि दैट दे आर नाउ ट्रैवलिंग इन दी एलिफेंट कॉरिडोर वेयर एलिफेंट माइट बी क्रॉसिंग द रेलवे लाइन. Then the next is clearing the vegetation on the sides of the track within railway line. That is the important thing which is may be taking place. One liner from Economy News. So Adani Group, France total to buy 25% stake in Adani Green Hydrogen Unit. So if you will just see over here that there is a joint venture of $50 billion where the company France Total is going to invest as in the Adani's Green Hydrogen Unit. Okay, so this is a $50 billion investment over 10 years. तो ये एक वन लाइनर है जिसको आप एक जगह पे नोट कर लीजिए. The next is the Competition Commission of India. It has approved the Air India's bid to acquire Air Asia.
So friends, that's all for today. We will be meeting tomorrow again with the daily Hindu analysis. Till then, have a nice day. Take care. Thank you.